Good morning, friends. Let's start our lecture number 19 of economics, banking system in India. Today we will discuss about digital banking system, self-help groups, and some another topics. Okay, let's start our topic with digital banking units. The term DBU means digital banking units pointed out in the budget speech 2022 and 23. 2022 और 23 के बजट में डिजिटल बैंकिंग यूनिट को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, इसमें बोला गया था कि 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को 75 डिस्ट्रिक्ट्स में इस्टेब्लिश किया जाएगा। ओके, प्रपोज टू सेटअप 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स इन 75 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री बाय शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक ऑन 75th इंडिपेंडेंस डे। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक द्वारा 75 डिस्ट्रिक्टों में 75 डिजिटल बैंक यूनिट्स 75वें इंडिपेंडेंस डे पर किया जाएगा। ओके, द आरबीआई इन अप्रैल 2022 अप्रैल 2022 में आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस इशू किए हैं। ओके, ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स आर परमिटेड टू ओपन DBUs in Tier 1 to Tier 6 centers. Okay, all scheduled commercial banks are permitted to open DBUs यानी डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स इन Tier 1 to Tier 6 सेंटर्स। ओके, आगे देखते हैं। डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स जो होगा वो बैंकिंग सिस्टम के सारे चीज प्रोवाइड कराएगा। DBUs ऑफर्स सर्टेन मिनिमम डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स बोथ ऑन लोन एंड लाइबिलिटी, एसेट, डिपॉजिट, जो भी कह लीजिए आप। ओके, तो DBUs ऑफर्स सर्टेन मिनिमम डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स बोथ ऑन लोन को हम एसेट भी कहते हैं। ओके, पहले भी जान चुके हैं, एंड डिपॉजिट, और डिपॉजिट को हम और क्या कहते हैं, लाइबिलिटी। ओके, अब इसके अंदर क्या क्या आएगा, इंक्लूडिंग सेविंग एंड करेंट अकाउंट, FD फिक्स डिपॉजिट, RD रिकरिंग डिपॉजिट, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड्स एसेट्रा। ओके, नेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग में ही आपका आ जाएगा UPI, QR, भीम, पॉस। ओके, DBU क्या कहते हैं, लोन डिपॉजिट की सारे फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएगी, जैसे सेविंग करेंट अकाउंट के थ्रू, FD RD के थ्रू, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग एंड डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू। ओके, शेड्यूल्ड बैंक DBU शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स द्वारा Tier 1 to Tier 6 सेंटर्स में खोलने की अनुमति थी। ओके, छोटा सा टॉपिक है बट देख लीजिएगा लोग, आ सकता है प्री में कि किस टायर से किस टायर की सिटीज़ में पूछा है, क्या क्या फैसिलिटी ये प्रोवाइड कराती है, कब ये आया, कितने डिस्ट्रिक्ट के लिए आया, एसेट्रा एसेट्रा। ओके, अब आज के मेन टॉपिक पे चलते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स में भी इम्पॉर्टेंट है, पॉलिटी में भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा लोग, आप लोग ध्यान से इसको समझिएगा, क्योंकि ये दोनों जगह इंपॉर्टेंट है और दोनों जगह पे दोनों मिक्स करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दे फंक्शन एज बेसिस ऑफ म्यूचुअल कॉरपोरेशन, ये म्यूचुअल कॉरपोरेशन के बेसिस पे काम करता है।
कोऑपरेटिव बैंक इसे ना समझिएगा। ओके, आगे देखते हैं। नो यूनिवर्सल स्ट्रक्चर हैव मेनी मेंबर्स। इसका कोई एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर नहीं होता है, कितने लोग भी हो सकते हैं। ओके, एसएचजीज आर वॉलंटरी एसोसिएशन हुज मेंबर्स कम्स टुगेदर एसोसिएट विथ ईच अदर एंड दे टू फुलफिल अ कॉमन इंटरेस्ट थ्रू म्यूचुअल कॉरपोरेशन। यानी कि एसएचजी एक वॉलंटरी एसोसिएशन की तरह है। इसके मेंबर एक साथ आते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं और अपने कॉमन इंटरेस्ट को म्यूचुअल कॉरपोरेशन के थ्रू फुलफिल करते हैं। ओके, इसको लिख लीजिए आप लोग। एसएचजीज आर, इसको आप लोग क्या कहते हैं कि डेफिनेशन अगर एसएचजीज पे आता है, एसएचजी पे आता है, तो आप क्या कहते हैं कि शुरुआती में इंट्रोडक्शन के रूप में इसको यूज कर सकते हैं। ओके, एसएचजीज आर वॉलंटरी मेंबर्स केम टुगेदर एसोसिएट विथ ईच अदर एंड दे टू fulfill a common interest through mutual corporation। ओके, कॉमनली एक्टिव इन रूरल एरिया, ये ज़्यादातर रूरल एरिया में देखने को मिलता है। और इसमें होता क्या है कि 10-15 वुमेन्स जो होती हैं इसे मेनली मिलकर बनाती हैं और माइक्रो इंटरप्राइजेस के रूप में काम करती हैं। जैसे अचार लगाकर अचार बेचना, या तो फिर पापड़ बना के, आप लोग कई मूवीज़ में देख चुके हैं या कई सीरियल्स में भी देखने को मिलता है कि एक सोसाइटी में सारी महिलाएं मिलकर पापड़ बना रही हैं, पापड़ बेचने का काम करती हैं, या फिर अचार बना रही हैं, अचार बेचने का काम कर रही हैं, या फिर कोई भी छोटा मोटा, जैसे मान लीजिए सिलाई की दुकान, सिलाई का एक छोटा सा मिनी फैक्ट्री टाइप खोल रखी है कि छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स को लेकर काम करती हैं, वैसे टाइप का होता है एसएचजीज। ओके, कॉमनली औरतों को ही देखने को मिलता है। माइक्रो इंटरप्राइजेस ये लोग सेटअप करती हैं, 10-15 वुमेन मिलके सेटअप माइक्रो इंटरप्राइजेस टू अर्न देयर लाइवलीहुड। ओके, आगे देखते हैं। बिकॉज ये होता क्यों है, ऐसा क्यों करती हैं कि बिकॉज दे डोंट हैव एनी क्रेडिट हिस्ट्री एंड नॉट टेकन एनी टाइम लोन, सो दैट बैंक कांट प्रोवाइड लोन टू देम। ओके, दैट्स वाई, बिकॉज दे डोंट हैव एनी क्रेडिट हिस्ट्री, तो बैंक देता नहीं है इनको, तो ये खुद से आपस में पैसे को मिलाकर एक छोटा मोटा सा बिजनेस टाइम समथिंग माइक्रो इंटरप्राइजेस की तरह करती हैं। Because due to no credit history, bank didn't give loan to them। ओके, आगे देखते हैं। They borrow money from माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। ओके, वो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से लेती हैं क्योंकि उनको सेम यही रीज़न है कि उनकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती है, उन्होंने कभी लोन नहीं लिया होता है, उनके पास कोई ऐसा एसेट नहीं होता है जिसे प्लेज कर कर वो लोन ले सकें। इस कारण से उन्हें MFI से लेना पड़ता है, यानी कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से। ओके, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो था पहले इनिशियली नॉट रेगुलेटेड बाय RBI, पहले ये RBI के द्वारा रेगुलेटेड नहीं था। ओके, दे प्रोवाइड स्मॉल लोन्स टू SHG सो दे कैन टर्म्ड एज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। ये छोटे छोटे लोन्स SHGs को देते थे, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं को, या फिर मेंस कहीं पे भी होता है, कहीं कहीं देखने को मिल जाता है। एक्सेप्शनल केस मेनली महिलाएं ही होती हैं, क्योंकि वहीं क्या कहते हैं कि उनको कोई काम नहीं होता है। ओके, आगे देखते हैं MFI क्या है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन सच एज SHG इन्वेस्टेड एंड सेटअप माइक्रो enterprises. However, it is very difficult for SHG to set up
माइक्रो इंटरप्राइजेस, ये MFI से पैसा लेती हैं एंड सेटअप माइक्रो इंटरप्राइजेस सेटअप करती हैं। ओके, लेकिन वेरी डिफिकल्ट होता है इनके लिए, वेरी डिफिकल्ट टू सेटअप। ओके, आगे देखते हैं। MFI प्रोवाइड लोन एट हाइयर रेट ऑफ इंटरेस्ट। MFI जो होता है वो हाइयर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देता है SSG को, क्योंकि वो लोन देने के लिए खुद बैंकों से लोन लिया रहता है। MFI प्रोवाइड लोन एट हाइयर रेट ऑफ इंटरेस्ट because they borrow money from bank to provide loan to SHGs. Okay, in 1992 NABARD SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम लाती है। ओके, NABARD जो है SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम लाती है। इसके अंतर्गत 500 NSGs को बैंकों से लिंक किया जाता है और ग्रेजुअली इसे धीरे धीरे बढ़ाया गया। ओके, इनिशियली 500 SHGs वर कनेक्टेड एंड ग्रेजुअली इंक्रीज्ड। ओके, धीरे धीरे इसे बढ़ाया गया। फिर 1998 में NABARD ने एक इंस्टीट्यूशन बनाया, माइक्रो क्रेडिट इनोवेशन डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट बनाया, माइक्रो क्रेडिट इनोवेशन डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट में एक प्रोग्राम चालू किया, एक प्रोजेक्ट चालू किया ई शक्ति के नाम से। ओके, ई शक्ति ने शुरुआत में 2 डिस्ट्रिक्ट को और फिर बाद में 100 डिस्ट्रिक्ट्स को, लोगों को, SHGs को जोड़ा। इसका एम क्या था? ई शक्ति प्रोग्राम को पहले 2 डिस्ट्रिक्ट में लाया गया, उसके बाद धीरे धीरे 100 डिस्ट्रिक्ट में बढ़ गया। इनका एम क्या था कि कंप्यूटराइजेशन ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ SHGs। SHGs का जो अकाउंट है, अकाउंटिंग सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम से जो जुड़े हैं, उसका कंप्यूटराइजेशन, यानी कि सभी को कंप्यूटराइज तरीके से बैंकों से जोड़ना। ओके, कंप्यूटराइजेशन ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ SHGs। ओके, इसके बाद क्या होता है, RBI कॉन्स्टिट्यूटेड। ठीक है, इनकी प्रॉब्लम को RBI देख रही थी। फिर उसके बाद RBI ने कॉन्स्टिट्यूट किया एक कमिटी वाई मालेगम के नाम पे, वाई मालेगम कमिटी एक इस्टेब्लिश किया RBI ने। ओके, RBI अनाउंस्ड न्यू गाइडलाइंस फॉर MFI। MFI के लिए RBI ने नई गाइडलाइंस लाए और रिकमेंडेशन ऑफ मैगलम कमेटी में भी इसे आप यूज कर सकते हैं। ओके, आइए उसको समझते हैं धीरे धीरे। 9-10 टॉपिक्स, 9-10 रिकमेंडेशन और गाइडलाइंस जो थे RBI के, उन्हीं के इसी कमेटी के रिकमेंडेशन के बेस्ड पे ही एक्सेप्ट करके वो लाया गया था। ठीक है, तो उसको समझते हैं। पहला क्या था, न्यू कैटेगरी ऑफ NBFCs। NBFCs का नया कैटेगरी एक बनाया जाए, वो क्या होगा, NBFC MFI, NBFC MFI। ओके, क्रिएटेड एंड रेगुलेटेड बाय RBI। ये पहला रिकमेंडेशन और उसे RBI ने एक्सेप्ट किया। दूसरा क्या था कि सिंगल मेंबर को भी मेंबर ऑफ एनी SHG का अलाउड कर दिया जाए। ओके, एक भी मेंबर SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप का मेंबर हो सकता है। ओके, सिंगल मेंबर अलाउड मेंबर ऑफ SHG
फिर उसके बाद आता है तीसरा पॉइंट, क्या है हमारा, एन इंडिविजुअल लिविंग इन रूरल एरिया अलाउड बोरो फ्रॉम एमएफआई। एक इंडिविजुअल व्यक्ति को भी जो रूरल एरिया में रहता है उसे अलाउड कर दिया गया एमएफआई से बोरो करने के लिए, अगर उसका एनुअल इनकम 3 लाख से कम हो तब। ठीक है, पहले जो ये था कि 50,000 था, फिर उसको 1.5 लाख किया, 1.25 लाख किया गया, फिर उसके बाद उसे 2022 में बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया। ठीक है, एन इंडिविजुअल लिविंग इन रूरल एरिया allowed borrow for from MFI। ठीक है, if annual income less than 3 lakhs। अर्लियर क्या था, अर्लियर 50,000, then increase to 1.25 lakh and again increase to 3 lakhs। okay, in 2022। ठीक है, याद रखिएगा लोग। पहला क्या हम लोग ने देखा कि न्यू कैटेगरी का एनबीएफसीज लाया जाए, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, एमएफआई। ओके, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन क्रिएट और रेगुलेट किया जाए आरबीआई द्वारा। उसके बाद सिंगल मेंबर को भी मेंबर ऑफ एसएचजी अलाउड कर दिया जाए। और फिर उसके बाद एन इंडिविजुअल लिविंग इन रूरल एरिया, यानी कि एक व्यक्ति जो गांव में रहता है, अगर उसकी साल भर की इनकम 3 लाख से कम है तो उसे अलाउड कर दिया जाए एमएफआई से लेने के लिए। ओके, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से अर्लियर 50,000 था, फिर 1.25 किया गया, फिर बाद में 2022 में इसे 3 लाख कर दिया गया। आइए फोर्थ पॉइंट देखते हैं, एसएचजीज मेंबर शुड नॉट अलाउड टू बोरो मोर देन 2 MFIs। यानी कि एसएचजी के मेंबर्स जो हैं वो दो जगह से ज़्यादा जगह, यानी कि 2 MFI से ज़्यादा MFI से पैसा नहीं ले सकते हैं, और दोनों जगह का मिला के जो मैक्सिमम बारोइंग होगा 1.25 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसको भी लिख लीजिएगा, इंक्लूडिंग बोथ मैक्सिमम बारोइंग 1.25 लैक्स। ओके, आइए फिफ्थ पॉइंट को देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारा, आरबीआई पुट लिमिट ऑन द मैक्सिमम रीपेमेंट वैल्यू टू 50%। यानी कि जो पैसे लेंगे उसका रीपेमेंट जो होगा, उनके हाउस होल्ड का जो मंथली इनकम होगा उसके 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ओके, आरबीआई पुट लिमिट ऑन द मैक्सिमम रीपेमेंट वैल्यू टू 50%। ओके, जो उनका मैक्सिमम रीपेमेंट वैल्यू होगा वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ऑफ द मंथली हाउस होल्ड इनकम टू कर्टेल ओवर लैंडिंग। ओके, ओवर लैंडिंग को उनके कम करने के लिए ये लाया गया। जैसे कि एग्जांपल देखिए, इनकी कमाई मान लीजिए 10,000 है एक महीने की, तो ये 50% से ज़्यादा है, यानी कि अगर मान लीजिए ये 1 लाख का लोन लिए हैं
तो इनको अगर मान लीजिए डाउन पेमेंट बनाना चाहती है बैंक की 7,000 का कर दे कि एक महीने 7,000 पे करना हो, पर मंथ 7,000 इनको पे करना हो, तो ऐसा नहीं कर सकती है। इनके मंथली हाउस होल्ड का 50% यानी कि 5,000 से ज़्यादा का पर मंथ नहीं ले सकती है बैंक। ओके, आगे देखते हैं। उसके बाद क्या है, नो फोर्सफुल रिकवरी, यानी कि ज़बरदस्ती रिकवरी नहीं कर सकती है। उनके ऊपर सिविल प्रोसीडिंग, क्रिमिनल प्रोसीडिंग होगा, जो करना है कोर्ट करेगी, बट बैंक उनको फोर्स नहीं कर सकती है। नो फोर्सफुल रिकवरी। ओके, 7 देखते हैं। नो हिडन चार्जेस अदर देन इंटरेस्ट एंड प्रोसेसिंग फी। प्रोसेसिंग फ्री और इंटरेस्ट चार्जेस के अलावा कोई हिडन चार्जेस बैंक उनके ऊपर, उनके लोन के ऊपर, उनके जो हेल्प किया जा रहा है उसके ऊपर नहीं लगा सकती है। नो हिडन चार्ज अदर देन इंटरेस्ट एंड प्रोसेसिंग फी। ओके, यानी कि जो भी वो लोन लेंगे उसके ऊपर सिर्फ इंटरेस्ट और प्रोसेसिंग फी ही लगेगा। 8 देखते हैं। एसएचजी मनी ओनली इन्वेस्टेड इन माइक्रो इंटरप्राइजेस। ओके, एसएचजी जो पैसा लेगी वो सिर्फ माइक्रो इंटरप्राइजेज में ही खर्चा कर सकती है और कहीं नहीं। एसएचजी मनी ओनली इन्वेस्टेड इन माइक्रो इंटरप्राइज। ओके, याद रखिएगा लोग। लास्ट देखते हैं, लिस्ट नहीं है, ये बहुत सारे हैं, लेकिन ये मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी से आएंगे आप लोग ये यूपीएससी में, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, डोंट वरी। MFI विल रिमेन इन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग फॉर द बैंक्स। ये प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर आता है। मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, तो उस समय बोला था कि आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो यहाँ जान जाइए MFI क्या होता है, जान गए। उसके बाद ये जान जाइए कि MFI प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर आता है। ओके, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होता है कि 40% बैंकों को कंपलसरी है उस सेक्टर में देना। आउट ऑफ 40, 18% गोज टू एग्रीकल्चर, रेस्ट आर गोज टू अनदर सेक्टर्स। ओके, MFIs will remain in priority sector lending for banks। ओके, इतना समझ गए। एक बार रिकॉल करना चाहते हैं कि आगे बढ़ा जाए? चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग ज़रूरत होगा तो फिर से उसे सुन लीजिएगा। आइए अब देखते हैं रीजन फॉर अनसक्सेसफुलनेस ऑफ एसएचजी। एसएचजी को अनसक्सेसफुल होने के पीछे के कारण को देखते हैं। 2 3 4 लिख लेते हैं, क्योंकि पूछ देता है तो कहीं सही रहेगा, दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं। कारण क्या है? लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट तो कोई भी पूछे कि क्या कारण है फेल होने का, तो भारत में यूपीएससी के एग्ज़ाम में अगर उसमें ट्रांसपोर्ट का यूज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ है, कम्युनिकेशन का यूज़ है, तो पहला आप यहीं डालिएगा, लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ इन रूरल एरियाज़। रूरल एरिया की कोई बात की कि कोई पॉलिसी क्यों फेल हो गई, अगर उसका रिलेशन कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कम्युनिकेशन या फिर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, तो आप पहले तुरंत डालिए ये पॉइंट कि लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ इन रूरल एरिया। ओके, लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट, इंफ्रा, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ इन रूरल एरियाज। ठीक है। दूसरा, लैक ऑफ बैंक फैसिलिटीज़। रूरल एरिया में है तो बैंक कम है, ब्रांचेस कम है, तो कम लोन मिल रहा है उनको। ये दूसरा कारण था एसएचजीज का फेल होने का। ओके, लैक ऑफ
बैंक फैसिलिटीज़। ओके, तीसरा देखते हैं गांव में क्या होता है कि मेल डोमिनेंट होता है। गांव में ज़्यादातर मेल जो चाहते हैं वही होता है, औरतों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। आज भी कई ऐसे गांव हैं भारत में जहाँ पे औरतें आज भी घूंघट में रहती हैं, बाहर जाना उनको अलाउड नहीं है, बाहर जाएंगी तो अकेले नहीं जाएंगी, बाहर दुकान से जाके सामान नहीं ले सकती हैं। तो ये सब कारण है एसएचजीज के फेल होने के। ठीक है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी। ओके, इसमें एक चीज़ और लिख लीजिएगा, ब्रैकेट में डाल दीजिएगा, नो हेल्प फ्रॉम मेल मेंबर्स। ओके, आगे देखते हैं, एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, 4 पॉइंट सफिशिएंट होगा। ड्यू टू फैमिली प्रेशर, जो फैमिली के प्रेशर के कारण क्या होता है कि कुछ महिलाएं एसएचजी के पैसे को कहीं और यूटिलाइज कर देती हैं, ना कि माइक्रो एंटरप्राइजेस में। ओके, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि बहू कुछ काम करना चाहती है तो लोन लेकर आती है एमएफआई से, तो अब सास पति सब मिलके ससुर कहते हैं कि नहीं इधर दे दो, ये करना है वो करना है, और बेचारी मजबूर होकर इधर उधर इन्वेस्ट कर देती है, उसके सपने भी ख़त्म हो जाते हैं, फिर बाद में उसे लोन भरना पड़ता है। ड्यू टू फैमिली प्रेशर, मनी ऑफ एसएचजीज यूटिलाइज्ड somewhere used by इंडिविजुअल्स। आप लोगों ने कई मूवीज़ में देखा होगा कि महिला कहीं काम करती है, वो पैसा लेकर आती है तो उसका हस्बैंड छीन लेता है ड्रिंकिंग विंकिंग के लिए। तो यही सब मामले होते हैं। फैमिली प्रेशर्स के कारण बहुत से एसएचजीज फेल हो गए हैं। मेल डोमिनेंट सोसाइटी, मेल सपोर्ट ही नहीं करना चाहते हैं कि लड़की कैसे आगे बढ़ रही है। ये बहुत गलत चीज़ है, इस बातों को आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। यूपीएससी निकले या ना निकले ये दूसरी बात है, लेकिन इस चीज़ों को आप लोग आगे ध्यान रखिएगा, अपने बच्चों को सिखाइएगा। आप भी सीखिए कि दोनों लोग सोसाइटी में इक्वल हैं और भगवान ने इक्वल बनाया है सबको, तो सबको चांस मिलना चाहिए आगे बढ़ने का। ओके, तीसरा है बैंक फैसिलिटीज़। आज भी आप लोग अपने गांव में देखते होंगे एक बैंक इस चौराहे पे है तो 10 चौराहा छोड़ के दूसरा बैंक है, और शहर में आएंगे तो इस चौराहे से अगले चौराहे जाने तक 4 बैंक पड़ता है। ये कारण है कि गांव में पॉलिसीज़ जल्दी सक्सेसफुल नहीं होती हैं। और दूसरा कारण क्या है, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। गांव में आज भी लाइट की दिक्कत है, पहले से सुधार तो हुआ है बट आज भी कहीं जगह लाइट की दिक्कत है, ट्रांसपोर्ट की दिक्कत है। गांव में पतली पतली गलियां होती हैं, लोग जा नहीं पाते हैं, गांव को जाने वाले रोड खराब होते हैं, यही सब कारण है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं, अनदर टॉपिक पे देखते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन। वेरी हॉट स्पॉट टॉपिक है ये भी। ये दोनों टॉपिक बहुत हॉट स्पॉट है यूपीएससी का, हमेशा इनसे क्वेश्चन आते रहते हैं, प्री में हो या मेंस में हो, तो इस बात को ध्यान रखिए। और फाइनेंशियल इंक्लूजन तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमेशा करंट में देखते रहिएगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड कोई टॉपिक आता है तो उसे तुरंत नोट कीजिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन जान लीजिए क्या है। उसके बाद कभी भी कोई भी पॉलिसी भारत का में सरकारों द्वारा लाई जाए जो फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड हो तो उसे तुरंत आप लोग नोट कीजिएगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली टॉपिक है इकोनॉमिक्स से, और इसमें सबसे ज़्यादा करंट में हॉटस्पॉट भी ये रहता है और इकोनॉमिक्स का भी हॉटस्पॉट टॉपिक है। चलिए आगे देखते हैं, अब हम लोग समझते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है। बहुत आसान चीज़ है। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है कि भारत के यानी जिस देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है कि कंट्री के हर व्यक्ति को, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर जो भी व्यक्ति हो, सबको जोड़ना है बैंकिंग सिस्टम से। जॉन रॉल्स की थ्योरी के हिसाब से अगर किसी सोसाइटी को या किसी भी कंट्री को स्ट्रांग बनना है तो उन्हें सोसाइटी के सबसे वीक जो व्यक्ति है उसे पहले स्ट्रांग करिए, उसे हर फैसिलिटी दिलाइए, तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। फाइनेंशियल इंक्लूजन या फिर कंट्री को इकोनॉमिक ग्रोथ तभी हो पाएगा। ठीक है, जैसे कि एक चेन होता है, मान लीजिए एक चेन है, सिक्कड़ बोलते हैं जिसे हम लोग, जंजीर बोलते हैं। तो अगर उसमें एक नॉट उसका होता है, वो कई नॉटों से मिल मिलकर बना रहता है, अगर एक नॉट उसका कमज़ोर है तो उस
पूरे चैन का जो दम होगा वो कमज़ोर वाले ही नॉट से माना जाएगा। जैसे मान लीजिए ये नॉट है चैन का, बट ये एक नॉट टूटा है, तो चाहे कितना मजबूत ये पूरा 4 नॉट हो, मोटे मोटे हो, बट जब ये एक कमज़ोर है तो इस कमज़ोर कड़ी से ही इसकी स्ट्रेंथ को नापी जाएगी। ओके, चलिए अब आइए अपने टॉपिक को चालू करते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है देखते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव देखेंगे, सरकारों ने क्या मेजर्स ली, ये ज़रूरी है क्योंकि ये मेंस का टॉपिक भी है और प्री का भी टॉपिक है, तो इसके मेजर्स को समझेंगे और इसके मेजर्स में करंट में आने वाली सारी टॉपिकों को आप लोग लिखते रहिएगा। 2-2 लाइन 3-3 लाइन सब पे लिखिएगा क्योंकि ज़रूरत पड़ता है। और 10 पॉइंट 4-5 पॉइंट ओल्ड जो कि मैं दे दूंगा जो पुराने हैं, और बाकी जो करंट में आएंगी वो आप लोग नोट करते रहिएगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। और 4-5 तो पुराना लिखना पड़ता है, स्टार्टिंग करने के लिए बैकग्राउंड देना ज़रूरी है, शुरुआत से कैसे चालू हुआ, फिर बीच में गैप कर करके आप लोग लिखते रहिएगा। शुरुआत का करंट का देना बहुत ज़रूरी है। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए अब चालू करते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है? कनेक्टिंग ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ कंट्री विद द बैंकिंग सिस्टम। भारत के हर व्यक्ति को, हर तजबे के व्यक्ति को, गरीब हो या अमीर हो, उसे हमें जोड़ना है बैंकिंग सिस्टम से। इसके बहुत फ़ायदे हैं, वो हम ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को बताएंगे इसके क्या क्या फ़ायदे हैं अगर सारे व्यक्ति जुड़ जाते हैं तो। दिस टर्म वॉज फर्स्ट यूज्ड बाई HR खान कमेटी। HR खान कमेटी द्वारा पहली बार ये टर्म यूज किया गया था, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी तो आप लोगों को बता ही चुके हैं, सभी लोगों को बैंकिंग सिस्टम के बारे में पता हो कि क्या होता है बैंकिंग सिस्टम, कैसे वर्क करता है बैंकिंग सिस्टम, वो होता है फाइनेंशियल लिटरेसी। तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आजकल तो सब जान चुके हैं बैंक होते हैं, बट फाइनेंशियल इंक्लूजन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज भी कई जगह के लोग, कई लोग बैंकिंग सिस्टम से नहीं जुड़े हैं। गाँव, बहुत सारे गाँव में ऐसा है। ठीक है, मंगलम विलेज नाम का एक विलेज है तमिलनाडु में, वो पहला विलेज था जहाँ के हर व्यक्ति के पास एक ना एक बैंक अकाउंट है। ओके, फर्स्ट विलेज। ओके, केरला पहला स्टेट है जो फाइनेंशियल इंक्लूजन अचीव कर लिया है। ओके, एवरी सिटीजन हैव एटलीस्ट 1 अकाउंट। ओके, आइए अब इसकी ऑब्जेक्टिविटी को समझते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसे फ़ायदा भी समझ लीजिए क्या है, इसको मान लीजिए उनका पर्पस क्या है, सब इसमें है। यही चीज़ आप हर जगह लिख सकते हैं, पर्पस या फिर ऑब्जेक्टिव या फिर एम या फिर ज़रूरत क्यों है, इसके फ़ायदे क्या हैं, सब जगह ये यूज हो सकता है। चलिए चालू करते हैं। इसमें 5-6 पॉइंट हम लोग देखेंगे क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, जानना ज़रूरी है। मेक हैबिट ऑफ सेविंग कैन बी डेवलप्ड। ये सेविंग का एक हैबिट बना देता है। ठीक है, आप लोग देखते हैं कि बाहर बच्चे पढ़ते हुए हैं तो आजकल SIP आने लगा है, 200 रुपये 300 रुपये की SIP आ रही हैं, या फिर आप रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोल दीजिए, 200-300 रुपये महीने जमा कीजिए और वो धीरे धीरे साल 2 साल में हो जाते हैं काफ़ी, 3-4 हज़ार 5 हज़ार 10 हज़ार। जो आपको लग रहा होगा कि 3-4 हज़ार 5 हज़ार 10 हज़ार में क्या होगा, बट जिनके पास कुछ नहीं है उनके लिए 3-4 हज़ार 5 हज़ार 10 हज़ार बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, अगर बैंकिंग सिस्टम आएगा, सब UPI के बारे में जानेगा, सब बैंकिंग सिस्टम के बारे में जानेगा, तो सेविंग की हैबिट बढ़ेगी। मेक हैबिट ऑफ सेविंग कैन बी डेवलप। ओके, दूसरा देखिए, इतना इस टॉपिक में मैं जोर क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा लोग, इसीलिए मैं आराम आराम से और बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, पूरे डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? इंस्टीट्यूशनलाइज्ड क्रेडिट, यानी कि इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जो आप लोग लेंगे, इंस्टीट्यूशन से जो क्रेडिट मिलेगा, डिपेंडेंसी जो मनी लेंडर्स होते हैं उनके ऊपर से ख़त्म हो जाएगा। जो मनी लेंडर यानी कि जो क्या बोलते हैं उसे गांव में, भूल गया हूँ,
याद नहीं आ रहा है, लेकिन मनी लेंडर जो होते हैं कि लोन देते हैं कि 10% पे पैसा ले लीजिए, 15% पे पैसा ले लीजिए, बहुत अच्छा वर्ड था, याद नहीं आ रहा है। आप लोगों को मालूम होगा तो कमेंट में बताइएगा, अब पढ़ाते पढ़ाते याद आ जाएगा तो मैं ही बता दूंगा। चलिए देखते हैं। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड क्रेडिट, डिपेंडेंसी ऑन मनी लेंडर डिक्रीज्ड। ये मनी लेंडर्स क्या करते हैं कि पर मंथ 10% लेते हैं। सोचिए, आप बैंक से लेने जाए तो महंगा से महंगा 12%, 14%, 16%, उससे महंगा नहीं लोन मिलेगा, बट ये क्या करते हैं पर मंथ 10% लेते हैं। समझिए भाई साहब, अगर 2-3 साल के लिए व्यक्ति ले ले तो प्रिंसिपल अमाउंट का 3-4 गुना भरना पड़ता है उसको। ये स्थिति है, बंधुआ बन जाते हैं मजदूर, उनसे काम कराए जाते हैं, ये कर दो वो कर दो। इसलिए फाइनेंशियल इंक्लूजन होना ज़रूरी है। तीसरा क्या कारण ऑब्जेक्टिव है, फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी कि सबको ज्ञान हो बैंकिंग सिस्टम का। चौथा क्या है, कैशलेस ट्रांजिशन। कैशलेस ट्रांजिशन जिसका होगा, जितना ज़्यादा होगा उतना करप्शन कम होगा, उतना टैक्स की चोरी कम होगी, उतना पैसा भारत सरकार के हाथ में जाएगा, तो उतना वो सोशल वर्क कर सकेगी। कैसे? एक दुकान पे आप जा रहे हैं तो 1000 का सामान अगर लाता है कहीं से तो 800 का शो करता है। अब आप अगर कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो उसे कहीं भी छुपा लेगा, बट आप अगर यूपीआई पे करते हैं, उसको 1000 रुपये पे करते हैं यूपीआई के थ्रू, तो वो कहीं नहीं छुपा सकता है, क्योंकि आजकल अकाउंट पैन से लिंक है, आधार से लिंक है, तो वो पैसे की चोरी नहीं कर सकता है। अब मान लीजिए वो एक्स सामान को 100 रुपये में खरीद कर लाया बाहर से, और आपको एक्स सामान को 500 में बेच दिया, ठीक है। तो जब वो इनकम टैक्स रिटर्न भरने जाएगा तो 100 रुपये का सामान दिखाएगा कि मैं 200 में ही बेचा हूँ, 400 रुपये की चोरी कर लेगा, सॉरी 300 रुपये की चोरी कर लेगा, ठीक है। लेकिन यहीं आप अगर 500 रुपये यूपीआई पेमेंट किए रहेंगे तो उसे बताना पड़ेगा कि ये 500 आया कहाँ से। ये फायदे हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन होने के, यूपीआई होने के, कैशलेस ट्रांजेक्शन के ये फायदे होते हैं। आप लोग ये मत सोचा करिए कि ये दिक्कत वो दिक्कत, आप करिए इसको। यूपीआई से जुड़िए, मोबाइल बैंकिंग सिस्टम से जुड़िए, जहाँ नहीं ले रहे हैं बोलिए कैश नहीं है, सामान दूसरे जगह से ले लीजिए, लेकिन ऑनलाइन पेमेंट करिए, ठीक है। तब सामान का ये जो महंगाई बढ़ते जा रहा है, इन्फ्लेशन हाइक होते जा रहा है, तभी वो घटेगा। नहीं तो ऐसे अगर आप कैश में पेमेंट करते रहेंगे तो 100 का सामान 300 में बेचेंगे, 100 छुपाएंगे, 100 दिखाएंगे, बस फायदा। चलिए पांचवा देखते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र इन अकाउंट ऑफ बेनिफिशरीज। अब जैसे 2000 रुपये सरकार डायरेक्ट खातों में भेज रही है। पहले अगर सरकार पैसा देना रहता तो प्रधान के पास भेजती थी, डीएम के पास भेजती थी, एसडीएम के पास भेजती थी। अब डीएम एसडीएम क्या करेंगे, सबको तो खोज खोज के बांटेंगे नहीं, तो प्रधान को दे देते थे, ब्लॉक प्रमुख को दे देते थे, और वो लोग क्या करते थे, चोरी खसोटी, 100 रुपया आया है आपके नाम पे नहीं आया है, इसके नाम पे नहीं आया है, सरकार कितना देखेगी। तो अब सरकार ने क्या किया कि जो बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा है उनको डायरेक्ट मनी ट्रांसफ़र कर सकती है। जैसे किसानों को 6000 रुपया दिया जाता है सालाना, 4-4 महीने पे 2-2 हज़ार डायरेक्ट खातों में जाता है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र इन अकाउंट ऑफ बेनिफिशियरीज। ओके, छठवा देखते हैं, थोड़ा लंबा हो जाएगा आज का लेक्चर, सॉरी, बट समझना बहुत ज़रूरी है इस टॉपिक को। सोशल सिक्योरिटी बाई प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस कवर एक्सेट्रा। आप बैंकिंग सिस्टम लेते हैं तो आपको उसमें आपको इंश्योरेंस भी मिलता है कि अगर 5 लाख तक का रुपया आपके अकाउंट से बैंक भाग जाती है या फिर फ्रॉड होता है तो 5 लाख तक आरबीआई आपको वापस करेगी। ओके, सोशल सिक्योरिटी बाई प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस
कवर एक्सेट्रा। सूद पे देते हैं, सूद वाले, याद आ गया, मनी लेंडर की सूद पे पैसा दे रहे हैं। ओके, चलिए अब मेजर क्या अडॉप्ट किया गया फाइनेंशियल इंक्लूजन को भारत में बढ़ाने के लिए। पहला, सबसे पहला नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। नेशनलाइजेशन क्या होता है? प्राइवेट एंटिटी को यानी प्राइवेट बैंक्स को जब पब्लिक सेक्टर बैंक बनाया गया वही था नेशनलाइजेशन। एक्सपेंडिंग बैंकिंग सिस्टम इवन इन रूरल एरिया, कनेक्ट बॉटम पीपल ऑफ द सोसाइटी। ये क्यों लाया गया कि जो बैंकिंग सिस्टम है उसे रूरल एरिया में भी एक्सपेंड कर दिया जाए। नेशनलाइजेशन इसलिए किया गया, एक्सपेंड बैंकिंग सिस्टम इवन इन रूरल एरिया, और दूसरा कारण क्या था? कनेक्ट बॉटम लेवल ऑफ पीपल ऑफ द सोसाइटी। ठीक, दूसरा देखते हैं। इन 1969 लेड बैंक और सर्विस एरिया अप्रोच का वो लाया गया, कॉन्सेप्ट लाया गया। इसमें क्या किया है कि जो बैंक का सबसे मैक्सिमम ब्रांचेज होगा उनका एक डिस्ट्रिक्ट दे दिया जाएगा। जिस डिस्ट्रिक्ट में जिस बैंक का सबसे ज़्यादा ब्रांच होगा उस बैंक का ये वर्क होगा फाइनेंशियल इंक्लूजन में हेल्प करना या लोगों को अवेयरनेस बढ़ाना। ओके, लेड बैंक एंड आल्सो कॉल्ड सर्विस एरिया अप्रोच। ओके, इसमें क्या है? बैंक विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांच इन डिस्ट्रिक्ट adopt district for financial inclusion। ओके, तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है? इन 1979 में आरआरबीज लाया गया। आरआरबीज को लाया मालूम नहीं है आप लोगों को, टू कनेक्ट रूरल एरिया विद द बैंकिंग सिस्टम। to connect rural area with बैंकिंग सिस्टम। ओके, फोर्थ देखते हैं। इन 1982 नबार्ड ने क्या किया? प्रपोज फॉर, नबार्ड को लाया गया 1982 में रूरल डेवलपमेंट के लिए। ओके, स्पेशली इन 1982 NABARD NABARD was proposed for the purpose of रूरल डेवलपमेंट। ओके, फिफ्थ देखते हैं। ये थोड़ा अभी समझ लीजिए हल्का फुल्का, लेकिन इसे आने वाली कल या परसों आप लोगों को इसको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। इन 1998 किसान क्रेडिट कार्ड, KCC भी कहते हैं इसे, किसान क्रेडिट कार्ड, जो गांव से रिलेटेड होंगे। वैसे गांव से तो रिलेटेड सब होता है, भले शहर में जाके लोग अपने गांव को भूल जाते हैं, गांव के लोगों को भूल जाते हैं, बट सबका न्यू कहीं ना कहीं गांव से ही है। आज नहीं तो कल उनके दादा नहीं तो उनके परदादा गांव से ही बिलोंग करते होंगे। ओके, इसे समझते हैं। KCC क्या है? इसके थ्रू सब्सिडाइज्ड लोन दिया जाता है एग्रीकल्चर को, यानी जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होते हैं
एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स पर इस पे सब्सिडाइज्ड लोन दिया जाता है, सब्सिडाइज्ड लोन फॉर एग्रीकल्चर। ओके, और इसके अंदर इंश्योरेंस कवर भी किया जाता है। 50,000 का अगर कोई घाटा होता है या फिर राइस खराब या फिर कोई भी आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खराब हो जाए, राइस याद आ गया क्योंकि अभी हाल ही में बात हो रही थी इसकी, राइस पे इंश्योरेंस कवर की, तो वही माइंड में था। इंश्योरेंस कवर अप टू 50,000 एट एन एनुअल प्रीमियम ऑफ ₹15। 15 साल का आप दे के 50,000 तक का इंश्योरेंस ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी एग्रीकल्चर या कोई भी फार्मर एग्रीकल्चर में जो इन्वॉल्व है। ओके, इशूड बाय आरबी, ये केसीसी क्रेडिट कार्ड जो है वो आरआरबी के द्वारा दी जाती है, कोऑपरेटिव बैंक्स के द्वारा दी जाती है, कॉमर्शियल बैंक भी देता है। ओके, फॉरेन बैंक नहीं। ओके, और इसको पहले पेपर फॉर्म में आता था। ओके, पेपर का जैसे एफिडेविट टाइप डॉक्यूमेंट टाइप का आता था, बट अब क्या हो गया है कि प्लास्टिक क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है। तो जैसे अकाउंट बुक होता है वैसे आता था क्रेडिट कार्ड केसीसी का। ठीक है, बाद में इसे कर दिया गया प्लास्टिक का। अर्लियर इन पेपर फॉर्म, नाउ इन प्लास्टिक क्रेडिट कार्ड। बस लेक्चर खत्म ही होगा, बस 2-3 और 4 हैं, समझ लीजिए, समझना ज़रूरी है भाई यार, इससे बच नहीं सकते हो। फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत अच्छा टॉपिक है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का कॉन्सेप्ट लाया गया। इसके अंदर प्रायोरिटाइज्ड सेक्टर बता दिए गए, उसमें हर बैंक को 40% लगभग क्या 40% देना कंपलसरी और 18% उसका एग्रीकल्चर को। ओके, कंपलसरी फॉर बैंक्स टू गिव लोन्स टू प्रायोरिटी सेक्टर लैंडीज 40%। पहले 32% था फॉरेन बैंक के लिए, लेकिन बाद में उसे हमने पढ़ा ही है कि उसे बाद में भी उसके लिए भी 80% कर दिया गया। और एक लाया गया कॉन्सेप्ट ऑफ नो फ्रिल्स अकाउंट। याद रखिएगा, नो फ्रिल्स अकाउंट कभी भी पूछ सकता है कि व्हाट इज़ नो फ्रिल्स अकाउंट, पूछ देगा यूपी पीसीएस में, बिहार पीसीएस में, हरियाणा पीसीएस में, राजस्थान पीसीएस में। बेसिक सेविंग अकाउंट। ओके, नो फ्रिल्स अकाउंट क्या होता है? जीरो बैलेंस, जो जीरो बैलेंस का अकाउंट होता है उसे नो फ्रिल्स अकाउंट भी कहते हैं। इसको याद रखिएगा लोग, ये पूछ सकता है आने वाले समय में, बता दे रहा हूँ पहले। नो फ्रिल्स अकाउंट, व्हाट इज नो फ्रिल्स अकाउंट? ठीक है, क्या है? मिनिमम जीरो बैलेंस अकाउंट। ओके, आगे देखते हैं, 7वां देख लिए, 8वां देखते हैं, इस्लामिक बैंक। इस्लामिक बैंक क्यों लाया गया? कि इस्लाम फेथ में ना इंटरेस्ट लेना और ना इंटरेस्ट देना है, तो इसलिए उनको बैंकिंग अकाउंट से यानी बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए लाया गया इस्लामिक बैंक। ओके, उसके बाद मुद्रा योजना लाया गया, कल इसे हम लोग पढ़ेंगे मुद्रा योजना को पूरे डिटेल में, बस आज जान जाइए थोड़ा सा। मुद्रा योजना में क्या है? सेटिंग अप स्मॉल बिजनेस, छोटे मोटे बिजनेस खोलने के लिए इसमें लोन प्रोवाइड किए जाते थे, गवर्नमेंट द्वारा सपोर्ट किया जाता था, लोन मिलता था। शिशु, किशोर, तरुण, बहुत प्रकार के लोन है, 50,000 से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, ये हम लोग कल पढ़ेंगे। इसमें शिशु, किशोर और तरुण
माइक्रो इंटरप्राइजेस खोलने के लिए भी दिया जाता था, दिया जाता है सेटिंग अप स्मॉल बिजनेस। ओके, 10वां देखते हैं, बस 2 मिनट और। 10th है MFI। MFI हम लोग अभी पढ़े हैं जस्ट इसी लेक्चर में। MFI माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो है फॉर SHGs। 11 जो कि हम आगे इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ये भी इस समय का हॉटस्पॉट टॉपिक है, 2 साल तक तो रहेगा, कम से कम 2 से 3 साल तक, और आगे भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं। मोदी जी का कब क्या करा दें। G20 में UPI पेमेंट करना सिखा दिए डेलीगेट्स को, दूसरे देश के हायर ऑफिशियल्स को, तो मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। तो इसे हॉटस्पॉट टॉपिक है, मार्क कर लीजिएगा, जहाँ भी इसके कुछ भी करंट में दिखे तुरंत नोट कर लीजिएगा। और फिर आखिरी पॉइंट क्या है, आखिरी बस हम कह रहे हैं, है नहीं आखिरी, ये बहुत कुछ है इसमें भी, तो आप लोग अब इसको करंट से आगे फर्दर ऐड करते रहिएगा। इसमें से 6-7 पॉइंट आप लिख लीजिए, वो डालना कंपलसरी है, हम अभी बता देंगे। उसके बाद करंट की 2-3 जो आएंगी, ये तो करंट का सब है, पेमेंट बैंक, प्रधानमंत्री जनधन योजना, KCC, ये सब तो इम्पोर्टेंट है। जनधन योजना 2014, ठीक है। अब पूछ देता है कि क्या गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए फ्रॉम इंडिपेंडेंस, तो आप चालू करिएगा नेशनलाइजेशन से। नेशनलाइजेशन, लेड बैंक आप स्किप कर सकते हैं, RRB ज़रूरी है, नबार्ड ज़रूरी है, KCC ज़रूरी है, 4 पॉइंट हो गए, ठीक। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग आप एक एक लाइन में लिखिए, बस आगे थोड़ा थोड़ा लिखिए। नो फ्रिल्स अकाउंट छोड़ लिख दीजिएगा। इस्लामिक बैंक भी ज़रूरी है क्योंकि ये हिंदुओं के बाद सबसे ज़्यादा है। मुद्रा योजना एक बार आप छोड़ सकते हैं। MFI ज़रूरी है, सारे ज़रूरी हैं, सब एक एक पॉइंट डाल दीजिएगा आप लोग। चलिए ठीक है, अब द एंड करते हैं लेक्चर को। याद रखिएगा, कोई भी अगर आप लोगों को डाउट होगा तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, UPSC_with_ शिवम नाम से मेरा इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट है, आप वहाँ मैसेज करिएगा, या फिर टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं। मैं इसके नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, बाकी जो भी हेल्प चाहिए आप लोगों को पूरा मिलेगा। अच्छे से तैयारी करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, ऑल गुड लक, बाय बाय। कल मिलते हैं, कल मुद्रा से ही चालू करेंगे, उसमें देखेंगे हम लोग शिशु किशोर तक एक्सेट्रा, फिर MSME देख लेंगे। 2-3 टॉपिक कल भी डिस्कस करेंगे, 2-3 दिन में ख़त्म करेंगे बैंकिंग सिस्टम, फिर आएंगे अगले टॉपिक पे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।